أعوذ بالله من الشيطان الرجيम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज जो हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ खासियतें हैं। फर्स्ट जो इसका खासियत और कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैथमेटिकल प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने वर्ड याद रखना है, निमोनिक है मूवी, ठीक है। M for mathematical precision and accuracy, O for objectivity, V for verifiability, I for impartiality and A for expertness, ठीक है। चलो एक एक को मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैथमेटिकल प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का मतलब यही है, देखो दो वर्ड बल्कि चार वर्ड हम एक ही सेंस में अक्सर यूज़ करते हैं, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, प्रिसीजन का मतलब यही है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है स्टैटिस्टिक में, कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि 2 + 2 = 4, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम कहें 2 + 2 = 3.99, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब ये है कि सेम वही आंसर जो आना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब कि फॉर एग्जांपल जो आंसर आना चाहिए अगर बिल्कुल हम उसके क्लोज भी जाए तो आंसर ठीक कंसिडर होता है। एक वैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, जो एग्जैक्ट आंसर होता है अगर वो ना आए तो योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, योर आंसर विल बी रॉन्ग। प्रिसीजन जो होता है ये स्टैटिस्टिक में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आंसर 4 है और आपके साथ आंसर आता है 3.999, मतलब ये कि यू आर वेरी क्लोज, इवन 3.88 विल आल्सो कंसिडर करेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंटली एक चीज़ आपको सेम रिजल्ट दे रहा है बार बार, इसका मतलब ये है कि इट्स रिलायबल, ठीक है। अच्छा, वैलिडिटी का मतलब ये है कि टेस्ट जिस मकसद के लिए बना है अगर वो मकसद अचीव कर रहा है, इट्स मीन द टेस्ट इज़ वैलिड और द रिसर्च इज़ वैलिड, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि ये जो हमारा रिसर्च है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है विच कांट बी जस्टिफाई, कांट बी आर्गूमेंट आर आर्ग्यूड आर जस्टिफाई, ठीक है, जिस पे हम आर्गूमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो इसका मतलब ये इट्स एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का मतलब ये कि हर जगह सेम होगा, जहाँ भी आप लोग जाओ तो इट विल बी एक्सेप्ट एज अ ट्रुथ, एज अ रियलिटी। कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है तो ठीक है, मशरिक से ही निकलता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ वुमेन ऑपरेशन और वुमेन सब्जुगेशन इन आवर सोसाइटी, ठीक है, तो इसके रीज़न यहाँ कुछ और हो सकते हैं, किसी और जगह पर कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्टिविटी है ये कॉन्टेक्सचुअल होती है और जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो यूनिवर्सल होती है, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई? ओके। वेरीफिएबिलिटी जो है, सिंपली रिज़ल्ट जो होगा वो वेरीफाई करने के काबिल होगा। जो भी इसको वेरीफाई करे, जो भी बंदा इसको वेरीफाई करे, इट मीन कि द रिजल्ट रिसर्च इज़ वेरीफिएबल, ठीक है। अच्छा, इम्पार्शियलिटी का मतलब ये इसमें बायसनेस ना हो, एक तरफ झुकाव ना हो, बिल्कुल न्यूट्रल रिसर्च हो। जो ऑब्जेक्टिव आए उसी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने आगे जाके जो आपको डेटा मिल रहा है उसी डेटा पे बेस, उसी को बेस बना के आप लोगों ने आगे जाना है। ऐसा ना कि उसमें अपने आप से कुछ चीज़ें आप लोग इंक्लूड कर लो। दिस इज़ इम्पार्शियलिटी, ठीक है। एक्सपर्टनेस का मतलब ये है कि रिसर्च में एक्सपर्टनेस का लुक देखना चाहिए। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च है, उसमें आपने लास्ट में जो हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं और जो पुट करते हैं उसको बिल्कुल स्टार्ट में करते हैं अक्सर थीसिस में, ठीक है। तो जब एक बंदा एब्स्ट्रैक्ट पढ़े तो उससे बिल्कुल उसको वाज़ेह हो कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ रहा हूँ ये, और ये जो मेथोडोलॉजी, मेथड्स और जितने भी कंक्लूजन और जितनी भी चीज़ है ये सारे बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल सिस्टमेटिक होना चाहिए, जिस तरह पिछले हमने रिसर्च की डिफिनीशन में पढ़ी थी, ठीक है, कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी और प्रोसेस, ठीक है। हमने फिर ये भी पढ़ा था कि रिसर्च इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज की तरफ। नॉलेज क्या है स्पेसिफिकली, हम पहले ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ नॉलेज। नॉलेज इज़ द स्किल्स, द फैक्ट्स, द इंफॉर्मेशन विच इज़ गेन्ड थ्रू एजुकेशन। नॉलेज इज़ द फैक्ट्स, द स्किल्स, द इंफॉर्मेशन विच इज़ गेन्ड थ्रू एजुकेशन
एज नॉलेज। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ सोर्सेज है। सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन का मतलब ये है नॉलेज इज सेंस परसेप्शन का मतलब है कि नॉलेज इज गेन थ्रू 5 सेंसेस, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच। ठीक है। 5 सेंसेस को यूज़ करके जो हम नॉलेज हासिल करते हैं इसको हम सेंसरी और सेंस परसेप्शन कहते हैं। ठीक है। सेंसरी नॉलेज भी इसको कहते हैं। अच्छा, हम जब चीज़ों को देखते हैं हमारी 75% लर्निंग होती है। जब हम सुनते हैं 13% लर्निंग होती है। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं 6% लर्निंग होती है। और टेस्ट और स्मेल से हमारी जो है 3% लर्निंग होती है। ठीक है। अच्छा, एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब ये है कि एक बंदा किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो उसका ओपिनियन आप लोगों के लिए एक नॉलेज का एक सोर्स बन जाता है। दिस इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन। लेकिन इसमें डिलिमिटेशन ये है कि हो सकता है एक बंदा किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो और आप उनसे क्वेश्चन किसी और चीज़ के बारे में कर लो, नॉलेज किसी और चीज़ के बारे में गेन करना चाहो, तो दिस नॉलेज दैट नॉलेज विल बी डेंजर। जिस तरह हम कहते हैं ना कि नीम हकीम ख़तरा ही जान और नीम मुला ख़तरा ईमान। ठीक है। तो कहते हैं कि गेटिंग नॉलेज एंड एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, जीनियस एंड क्वालिफाइड पीपल। क्वालिफाइड का मतलब ये है कि इट शुड बी मास्टर इन दियर सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट में वो मास्टरी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, डिडक्टिव नॉलेज का मतलब ये है कि जो हम टॉप टू बॉटम इसको भी कहते हैं कि जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, इट्स मीन दिस इज डिडक्टिव नॉलेज। डिडक्टिव का मतलब ये है कि जब हम थ्योरी से स्टार्ट होके डेटा की तरफ आते हैं, इट्स मीन दिस इज डिडक्टिव नॉलेज। रिसर्च में हम इसको इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो डिडक्टिव नॉलेज जो है हमारे पास थ्योरी से जो हम नॉलेज गेन करते हैं, दिस कॉल्ड डिडक्टिव नॉलेज। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग थिंकिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। जो चीज़ हमने जनरलाइज की है, जनरलाइजेशन मीन टू अप्लाई द रिजल्ट ऑन द होल विच इज़ कंक्लूडेड फ्रॉम द डेटा। डेटा से जो रिजल्ट आता है जब हम इसको होल पे अप्लाई करते हैं, इट्स मीन दिस इज़ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मीन कि फॉर एग्जांपल अगर हम रिसर्च करना चाहे स्कूल के 100 बच्चों पे, ठीक है, ज़ाहिर बात है 100 के 100 बच्चों पे तो हम रिसर्च नहीं कर सकते। हमने 10 बच्चे ले लिए और 15 ले लिए, टाइम और रिसोर्स को जहन में रखते हुए उन पर रिसर्च की। जो रिज़ल्ट हमें आ गया तो वही हमने कंक्लूड किया, सारे जनरलाइज किया सारे स्कूल के ऊपर के इसी तरह है। ठीक है। तो इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव नॉलेज जो है स्पेसिफिकली वो नॉलेज है जो हम डेटा से स्टार्ट करते हैं और थ्योरी की तरफ जाते हैं। प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। ठीक है। जनरल की तरफ हम जनरलाइजेशन की तरफ हम ले जाते हैं, इसको हम इंडक्टिव नॉलेज कहते हैं। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर लूँगा कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उसको आप लोगों ने बनाना है तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है पहले से आप लोग उसको रेडी करते हो। रेत कितनी लगती है, बजरी कितनी है, पानी वगैरह सारी चीज़ें, फिर उससे एक घर बनाते हो। इट्स मीन यू आर फॉलोइंग द इंडक्टिव वे। ठीक है। ये इंडक्टिव तरीका है। साइंटिफिक नॉलेज जो है, साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक नॉलेज भी हम इसको कह सकते हैं। Knowledge gained by scientific method by identifying problem, data collection, then analysis and drawing conclusion. Scientific method स्पेसिफिकली वो मेथड है जिसमें हम पहले अपना जो प्रॉब्लम है वो पोज करते हैं, देन हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर दो टाइप के हाइपोथेसिस है, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। नल हाइपोथेसिस मीन व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव व्यू अबाउट समथिंग। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मल्टीमीडिया का स्टूडेंट की लर्निंग पे इफ़ेक्ट नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं। तो हम अपना नल, ये अल्टरनेटिव हो गया, हम अपना नल हाइपोथेसिस इस तरह देंगे कि स्टूडेंट का मल्टीमीडिया का स्टूडेंट की लर्निंग पे असर है। ठीक है। नल मीन ज़ीरो। ठीक है। तो जब हम रिसर्च में ये अगर अप्रूव करें कि है तो मीन के नल विल बी एक्सेप्टेड और अल्टरनेटिव विल बी रिजेक्टेड। अगर नहीं है इट मीन नल विल बी रिजेक्टेड एंड अल्टरनेटिव विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड जो है हमारे पास कुछ स्टेप पर मुश्तमिल है। पहले हम जो है प्रॉब्लम ड्रा करते हैं या जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम अपना जो हाइपोथेसिस है वो बनाते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन फिर करते हैं, फिर उससे कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है। तो दिस इज साइंटिफिक। ठीक है। फिर उससे थियरी निकलती है और थियरी निकलने के बाद हम उससे लॉ भी बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, सिक्स जो है हमारे पास रिवील्ड नॉलेज, द नॉलेज विच इज़ फ्रॉम गॉड साइड, विच इज़ फ्रॉम अल्लाह साइड, वही के ज़रिए जो हमारा नॉलेज होता है उसको हम रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है।
Empirical knowledge is the type of knowledge, also called sensory knowledge. It's obtained from sensory experiences, unintuitive, not innate. साइंस इज अ पैराडाइम ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एम्पेरिकल नॉलेज जो होगा वो सेंसरी नॉलेज होगा, जो हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, मतलब सेंसरी नॉलेज का मतलब है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। इंशाल्लाह इसको हम रियलिज्म में पढ़ेंगे, रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट और फिलॉसफी जो है इंशाल्लाह उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सेंसरी नॉलेज जो हमारे पास ऑब्टेन होता है सेंसेस से और एक्सपीरियंसेस से। एक्सपीरियंसेस क्या है, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमें जो गेन होता है, जो एक्टिविटी है इट इज़ द प्रोसेस, और जो हमें गेन होता है इट इज़ द प्रोसेस, इसको हम एक्सपीरियंसेस कहते हैं। ठीक है, ये अनइंट्यूटिव नॉट इनट, मतलब अंदर से इसका ताल्लुक ना हो कि आपकी जो फीलिंग है उस पर असरअंदाज हो सके, बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूव हो। दिस इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल नॉलेज। एरिस्टोटल इसकी भी बात करता है। एरिस्टोटल का ताल्लुक चूँकि रियलिज्म से, इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, साइंस इज़ अ पैराडाइम ऑफ नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज जो है साइंटिफिक मेथड की, ये जो है ना साइंस इसको सपोर्ट करता है। हम इंशाल्लाह पैराडाइम पढ़ेंगे 3, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिव एंड क्रिटिकल, उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, रेशनल नॉलेज इज ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रेशनल और रीज़न, ये रीज़न से डिराइव्ड होता है। ठीक है, रेशनल नॉलेज। इनट नॉलेज वजदान। ठीक है, नो नॉलेज दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम इनर फीलिंग और बाय इनसाइट, अंदर से। अंदर से जब आपको डायरेक्शन मिलती है अपने अंदर से, इट इट्स इनर नॉलेज, इनट नॉलेज, इसको हम इनट नॉलेज कहते हैं, वजदान इसको कहते हैं। कोहलर ने भी इस पे एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपैंजी पे। हुआ इस तरह के, चिंपैंजी को भूख लगी थी, इन्होंने पिंजरे में बंद करके उसको कुछ बनानास जो थे वो आविज़ा किए और कुछ स्टिक्स भी रख दिए। तो अभी ये बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह पहुंचूं इसी बनानास को खाऊं, लेकिन लास्ट में उनको ख़याल आया कि मैंने ये स्टिक उठा के इनसे जो है ना बनानास को गिरा के मैंने खाने हैं। तो अभी कोहलर ने फिर ये प्रूव किया, इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, कि ये जो है अंदर से कोई चीज़ हमें डायरेक्शन देती है। दिस इज कॉल्ड इनट नॉलेज, इसको हम वजदान कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अथॉरिटी नॉलेज। अथॉरिटेटिव मीन एक बंदा फॉर एग्जांपल एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। अच्छा, अथॉरिटी और पोजीशन और पावर में क्या फ़र्क है, इंशाल्लाह इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अथॉरिटी इज समथिंग लीगल वाइल पावर इज समथिंग पर्सनल। जब आपके पास अथॉरिटी आ जाती है इसका मतलब ये है कि पावर आपके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव नॉलेज जो होता है वो अथॉरिटी के ज़रिए आता है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्सन हैविंग फॉर्मल रिलीजियस स्पिरिचुअल और सोशल अथॉरिटी। किसी भी अथॉराइज पोजीशन पे अगर एक बंदा है तो क्या कर सकता है, वो नॉलेज को गेन कर सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस इज देयर फील्ड, एक्सपर्टाइज इज इन देयर फील्ड। अगर एक बंदा एक्सपर्ट भी है अपने फील्ड में, प्रोफेशनल है, तो इट मीन कि वो क्या कर सकता है, वो नॉलेज का एक सोर्स है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।